हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम बात करते हैं क्लास 11th के चैप्टर है जर्नल एंट्रीज का। और आज हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको हर टाइप के एमसीक्यूज प्रोवाइड करता हूं, क्योंकि आपको खाली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में खाली ऑप्शंस वाले नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स और मैच द फॉलोइंग भी आती है। तो आइए इस चैप्टर में भी हम देखेंगे हर टाइप का एमसीक्यू। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हम और टाइप के एमसीक्यूज भी देखेंगे। तो आइए हम इस चीज़ को चालू करते हैं, इस वीडियो को। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मेरा नाम शिवम वर्मा है, मुझे 4 साल से ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ मैनेजमेंट में, और मेरी स्पेशलाइजेशन है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट एमसीक्यू है, द फर्स्ट बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। इसमें पूछा गया है जो आपकी पहली बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है उन क्या है, इनमें से जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, नन ऑफ दीज है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लेजर। इसका सही आंसर क्या होगा? लेजर। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। वो बोलेंगे सर, आपने जो फर्स्ट एंट्री होती है, फर्स्ट सबसे पहले तो जर्नल होता है ना, फिर उसके बाद हम लेजर में डालते हैं चीजें। तो हाँ, पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ओरिजिनल एंट्री। ये क्या लिखा हुआ है? ओरिजिनल एंट्री। तो यहाँ पे ओरिजिनल वर्ड जो बताता है, उससे हमें पता चलता है कि हम पहली बार अपने बुक्स में ओरिजिनल एंट्री कौन सी करते हैं? वो लेजर करते हैं। ठीक है, हम नॉर्मल जो अगर यहाँ पे खाली पूछता फर्स्ट एंट्री, तो हम फर्स्ट एंट्री में तो जर्नल लगा लेते, बट यहाँ पे ओरिजिनल एंट्री पूछ दिया गया है, तो ओरिजिनल एंट्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेजर को टिक करना पड़ेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्राइंग फॉल्स अंडर विच अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए, सीधा क्वेश्चन है। आपने को मैंने बताया था कि कितने टाइप के अकाउंट होते हैं। आपके 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, नॉमिनल, रियल, नॉमिनल, रियल और पर्सनल। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए क्या होता है, पर्सनल में आपके सारे नाम आ जाते हैं, रियल में आपकी एसेट लाइबिलिटी आ जाती हैं, और नॉमिनल में आपके क्या आ जाते हैं? एक्सपेंस और इनकम आ जाती हैं। तो अब इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछा गया ड्राइंग किसके अंदर आएगी भाई साहब। अब इसमें पूछा गया ड्राइंग किसके अंदर आएगी। तो जैसे कि अगर यहाँ पे अब आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो अगर यहाँ थोड़ी सा भी आप दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो ड्राइंग है आपकी पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, ये ड्राइंग हमारी क्या है? कोई ये ड्राइंग आप सबसे पहले बताइए कौन करता है? ड्राइंग जो होता है ओनर करता है। ड्राइंग कौन करता है? ओनर करता है। और ओनर एक पर्सन है, और पर्सन के खर्चों को, पर्सन के ट्रांजेक्शन्स को हम क्या बोलते हैं? किस अकाउंट में सारे ट्रांजेक्शन जाते हैं? जाते हैं पर्सनल में। तो इसीलिए ड्राइंग्स जो होगी वो आपके किस अकाउंट के अंदर फॉल करेगी? पर्सनल अकाउंट के अंदर फॉल करेगी। ये एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस वो होता है जो हर बार होता रहता है। ये एसेट और लाइबिलिटी भी नहीं है। तो इसलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, पर्सनल का। आई होप आपको समझ में आएगा। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इनकम टैक्स इज ट्रीटेड एज। अब यहाँ पे बोला गया इनकम टैक्स, या तो आपको बिजनेस में भी आपने पढ़ा होगा कि जो इनकम टैक्स होता है वो कैसे ट्रीट करते हैं, वो कौन सा एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो आपको ये पता होगा। इसमें ये जो होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। हमारे जो इनकम टैक्स होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, गवर्नमेंट हमसे लेती है अलग अलग फॉर्म में। हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो उसमें अलग से टैक्स लग जाता है, हम गाड़ी खरीदने जाते हैं उसमें अलग से टैक्स लग जाता है, हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसमें थोड़ी सा हम टैक्स देते हैं, और वो टैक्स दुकानदार जाके गवर्नमेंट को देता है। तो इसलिए होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अगर हम गवर्नमेंट को डायरेक्ट देते तो हमारे लिए डायरेक्ट टैक्स होता है। A check on which two parallel lines are drawn on the left top corner is called bearer check, traveler check, account pay check, none of this। मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया, आपने अगर सबने चेक देखा होगा तो बोला गया एक चेक होता है, जो चेक के यहाँ पे 2 लाइन कटी होती है, तो इस चेक को क्या बोलते हैं? ये कौन सा चेक होता है? बियरर चेक होता है, ट्रेवलर्स चेक होता है, अकाउंट पे चेक होता है, या फिर नन ऑफ दीज होता है। इस क्वेश्चन को अगर मैं पूरा बोलूं तो जो ये इस टाइप के चेक होते हैं, आपने देखा होगा, आपके पापा लोग ने कभी भी किसी को चेक दिया होगा तो वो ऊपर क्रॉस कर देते हैं और यहाँ पे आदमी का नाम लिख देते हैं। ठीक है, नाम और अकाउंट, यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं। तो इस टाइप के चेक जो होते हैं वो होते हैं आपके अकाउंट पे चेक। अकाउंट पे चेक मतलब कि ये जो चेक होगा, ये चेक भाई साहब यहाँ पे जिसका नाम लिख दिया, खाली वो ही आदमी इस चेक को निकाल सकता है और कोई नहीं निकाल सकता। इसमें ये केस हो सकता है कि मान लीजिए आपका चेक ऐसे गिर गया,
ठीक है। आपने ये लाइन नहीं खींची थी, आपने ये लाइन नहीं है, खाली नॉर्मल चेक है आपका, वो कहीं गिर गया तो उस चेक में कोई भी आदमी का नाम लिखा हो, अमाउंट लिखा हो, कोई भी आदमी जाके बैंक से चेक पैसे निकाल सकता है। पर अगर यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, ये लाइन लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि जिसका नाम लिखा है खाली वही आदमी जाके बैंक से पैसे निकाल सकता है, इसलिए उसे अकाउंट पे ही चेक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कैश परचेज ऑफ गुड इज रिकॉर्डेड इन, कैश परचेज बोला गया है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैश परचेज करा आपने तो परचेज बुक में आएगा, सेल्स बुक में आएगा, कैश बुक में आएगा, या फिर किसी में नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली कैश परचेज है तुम्हारा कैश बुक में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर शेल बी रिकॉर्डेड इन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पूछा गया है क्रेडिट परचेज यानी उधारी परचेज करिए फर्नीचर को, अब यहाँ बताइए कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, मतलब हमने फर्नीचर उधार खरीदा, इनमें से कौन से अकाउंट में बुक में एंट्री होगी, परचेज में, जर्नल में, कैश में, नन ऑफ दीज में। तो सबसे पहले अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ी सा दिमाग लगाते हैं। क्रेडिट परचेज लिखा हुआ है, क्रेडिट परचेज यानी उधारी, यानी कैश का नाम तो मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, तो हम कैश वाले उसको ऑप्शन को हटा देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका परचेज ऑफ फर्नीचर शैल बी रिकॉर्डेड, परचेज बुक और जर्नल बुक। अब इस चीज को आप समझिए कि जर्नल बुक क्या है, जर्नल बुक में तो सारे ट्रांजैक्शन आते हैं, और परचेज बुक में क्या होगा, हमें लग रहा है कि सब आ सकता है, या फिर नन ऑफ दीज भी आंसर आता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है जर्नल बुक। अब आप यहाँ पे समझिए ये क्वेश्चन इतना ट्रिकी क्यों है, अब इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए मैंने आपसे क्या बोला, जर्नल में सारे ट्रांजैक्शन आते हैं, और परचेज में आपका जो सामान आप खरीदते हैं उसके ट्रांजैक्शन आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, यहाँ पे इसने जो सामान खरीदा है वो है फर्नीचर, क्या खरीदा है इसने, फर्नीचर खरीदा है, वो भी उधार पे। तो देखिए अगर फर्नीचर हमारा है एसेट, हाँ फर्नीचर हमारा है एसेट, और मैंने आपको बताया है अगर कोई आदमी एसेट खरीदता है तो एसेट का तो नाम आना चाहिए सर, एसेट का नाम आना चाहिए, यानी मैं जो जर्नल एंट्री करूंगा उसमें तो फर्नीचर लिखूंगा, ठीक है। बट यहाँ पे बेटा बोला गया है क्रेडिट पे खरीदी गई, आपने क्रेडिट पे परचेज किया है, आपने कोई भी चीज़ क्रेडिट पे परचेज किया, तो यहाँ पे दो केस बनते हैं आपके। ये चीज़ आपकी परचेज बुक में आ सकता था, पर यहाँ पे इसलिए नहीं आया क्योंकि ये आदमी, हमें यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि जिस आदमी ने फर्नीचर खरीदा है वो फर्नीचर का धंधा करता था, यानी फर्नीचर का बिजनेस करता था। क्या होगा, फर्नीचर का बिजनेस करता था, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। तो जब तक ये नहीं लिखा हुआ है तो सारे ट्रांजेक्शन हमारे जर्नल की तरह ट्रीट होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर ये आदमी बिजनेस करता फर्नीचर का तो हम ये सारा ट्रांजैक्शन परचेज बुक में लिखते, पर अगर वो बिजनेस यहाँ नहीं लिखा है कि वो फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है, तो इसलिए हमें कहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखना पड़ा, जर्नल बुक में। समझ में आया होगा आई होप आपको ये चीज। अगर कोई आदमी बिजनेस कर रहा है और वही चीज, मान लीजिए कोई आदमी फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है और उसने फर्नीचर खरीदा, तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, परचेज बुक में होगी। और कोई आदमी बिजनेस कोई दूसरा कर रहा है पर उसने कोई फर्नीचर या एसेट खरीदा, तो उसकी एंट्री जर्नल बुक में होगी, फिर जर्नल बुक से हम रियल अकाउंट में डाल देंगे। ओके, आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। हु प्रिपेयर्स अ डेबिट नोट, अब यहाँ पे पूछा गया डेबिट नोट कौन लिखता है बेटा, बनाता कौन। डेबिट नोट आपको पता है, इसको समझते हैं। डेबिट नोट क्या होता है, डेबिट वो होता है जिससे हमें पैसे लेने होते हैं पैसे, ठीक है। तो ये ऐसा नोट कौन लिखता है, अब यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। जो डेबिट नोट कौन लिखता है, सेलर लिखता है जिसने सामान बेच रहा है वो, परचेजर लिखता है यानी कोई आप सामान जो खरीद रहा है वो, कैशियर लिखता है, या फिर इनमें से कोई नहीं लिखता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा परचेजर। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज समझिए आप, आपके बहुत काम आएगी। डेबिट नोट जो होता है वो कौन लिखता है, यानी आपको पैसे, सॉरी, डेबिट नोट जो है, डेबिट नोट यानी आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब आपको पैसे मिलेंगे, अब ये मान लेते हैं सेलर है, ये परचेजर है, ये आप दुकानदार हो और ये आदमी ग्राहक खरीदने हैं आप पे। तो आपने लिखा डेबिट, इनमें से डेबिट नोट कौन लिखेगा, डेबिट नोट ये लिखेगा भाई साहब, ये लिखेगा डेबिट नोट, क्योंकि इसे पैसे देने हैं ना, इसे पैसे देने। अब आप इस केस को समझिए, इस आदमी को इसको पैसे देने हैं, तो ये आदमी एक पन्ने पे लिख के देगा, भाई साहब मैं लिख के आपको देता हूं कि मैं इस डेट पे आपको पैसा दे दूंगा,
क्योंकि जरूरत इसको है ना, तो यही तो लिखेगा ना, गारंटी ये देगा ना, ये पन्ने से ये बोलेगा भाई साहब अगर मैं पैसे ना दूं तो आप मेरे पे केस कर देना। तो ये वही केस है इधर पे, जिसको पैसे चाहिए होते हैं वो नोट लिखता है, हमेशा याद रखना। जिसको पैसे चाहिए होते हैं वो नोट लिखता है, हमेशा याद रखना। ठीक है। या इस केस में परचेजर, यानी यहाँ पे ग्राहक को चाहिए था सामान, तो उसने क्या किया, नोट लिखा कि भाई साहब मैं इस डेट पे आपको पैसे दे दूंगा, ये मैं लिख के देता हूँ, डेबिट नोट है मेरा। समझ में आ गया? तो ये डेबिट नोट ये रख लेगा, इसके पास सिक्योरिटी आ गई कि हाँ मेरे को लिखित में मिल गया है कि मेरे को इस टाइम पे पैसा मिल जाएगा, ये भी सेटिस्फाइड, इसको पैसा मिल गया, सामान मिल गया, व्हाटएवर, ये भी सेटिस्फाइड। ओके, तो इस चीज को समझिएगा, जिसको सामान चाहिए होता है वो लिखता है नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर इज रिकॉर्डेड इन। देखिए वापस से क्वेश्चन है, सेलर है, परचेजर है, रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न ऑफ गुड्स, सामान वापस आ गया, ये जो परचेजर ने सामान वापस कर दिया भाई साहब, तो ये जो सामान वापस किया है इसकी एंट्री किधर पे होगी? ठीक है, अब यहाँ बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, परचेज बुक में होगी, सेल्स बुक में होगी, सेल्स रिटर्न बुक पे होगी, या फिर परचेज रिटर्न बुक पे होगी। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इस क्वेश्चन पे, तो मैं आपको समझाता हूँ। गुड्स रिटर्न हुए यानी परचेज तो नहीं हुए, यानी परचेज बुक में एंट्री नहीं हो सकती। रिटर्न हो गए यानी सेल भी हो चुकी है, यानी सेल बुक में भी हम एंट्री नहीं ही कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने सेल करी होगी तब हमने एंट्री कर रखी होगी। ठीक है, अब आता है सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक। तो अब इस चीज को समझते हैं, रिटर्न ऑफ गुड यानी इसने सामान बेच दिया, सेल्स हो गई ना इसकी, इसके लिए सेल्स तो हो गई। अब इस वाले ने सामान, ये आपका जो कस्टमर था परचेजर, उसने सामान वापस कर दिया, तो इस ये आप क्या कहेंगे, भाई साहब जो सामान बेचा था, सेल किया था, वो वापस आ गया, जो सामान हमने बेचा था वो वापस आ गया। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, इसने जो देखो सेल कर दी, अब सेल ही तो वापस आ गई ना, तो बस ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। आइए अब आते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको आने चाहिए, और ये क्वेश्चन आपको फंसा ले जाएंगे। तो आइए, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन मिले ना मिले, आपको बिना ऑप्शन के चीजें आनी चाहिए, आप तभी इस पे कर पाओगे। तो आपकी कॉन्सेप्ट मजबूत होनी चाहिए। आइए इसको ट्राई करते हैं। द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स इज कॉल्ड। जब हमें कोई अमाउंट जब किसी आदमी से रिकवर नहीं होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बैड डेप्थ। क्या बोलते हैं बेटा, बैड डेप्थ। ठीक, अगर आपने चुन्नू ने, कि भाई साहब चुन्नू ने मुन्नू को पैसे दिए, मुन्नू इनको लौटा नहीं पाया, तो चुन्नू के लिए क्या हो जाएगा भाई साहब, मेरा बैड डेप्थ हो गया। ठीक है, नुकसान हो गया। तो क्या किसी भी आदमी को अगर पैसे दें और रिकवर ना हो पाए हमारे डेटर से, ठीक है, तो बैड डेप्थ कहलाता है। द अकाउंट इन विच amount can be deposited or withdraw daily and which allow no interest on deposit is called account ऐसा account in which amount can be deposited or withdrawn, मतलब एक ऐसा अकाउंट जहां पे हम रोज अमाउंट डाल सकते हैं और रोज निकाल सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, और निकालने और डालने पे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, नो इंटरेस्ट है, कोई चार्ज नहीं पड़ता। आप लोगों को पता होगा ना, अगर आप अपने बैंक अकाउंट से, सेविंग्स अकाउंट से खाली एक ऐसा ट्रांजैक्शन, मतलब एक लिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ना, अगर आप महीने में 5 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा करते हैं तो छठे ट्रांजैक्शन पे आपको कुछ इंटरेस्ट यानी एक्स्ट्रा पैसा कटने लगता है। ठीक है, और कोई एक दिन में कुछ स्पेसिफिक अमाउंट, मिनिमम अमाउंट ही आप उससे विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कंडीशन बोला गया इसमें कि आप जितनी बार भी निकालें और जितनी बार भी डालें पैसा अकाउंट में, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ऐसे डिपॉजिट यानी ऐसे अकाउंट को क्या बोलते हैं, तो ऐसे अकाउंट को बेटा बोलते हैं करंट अकाउंट, और ये अकाउंट जो होता है आपके बिजनेसमैन के पास होता है। तो इस चीज को याद रखिए, जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारा होता है सेविंग अकाउंट, हम लोग सेविंग अकाउंट से पैसे निकालते हैं, और जो बिजनेसमैन होते हैं वो करते हैं करंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत सारे, उनके दिन में क्या कहिए 5 पेमेंट इकट्ठे ही आ जाए। ठीक है, तो क्या वो महीने भर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते? कर सकते। वो चाहे तो दिन में 10 बार पैसे निकालें, 10 बार पैसे डालें, कोई उनके अकाउंट में ना उन्हें कभी इंटरेस्ट मिलता है और ना उन्हें कुछ नुकसान होता है। ठीक है, ना फायदा ना नुकसान
हम लोगों के सेविंग अकाउंट पे हम लोगों का पैसा पड़ा रहेगा तो हम लोगों को क्या मिलता है बेटा, मिलता रहता है हमें अकाउंट, इंटरेस्ट मिलता रहता है। सॉरी, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। द डिस्काउंट अलाउड ऑन कैश ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। हमें कैश ट्रांजेक्शन पे जो डिस्काउंट मिलता है उसे क्या बोलते हैं, कैश ट्रांजेक्शन पे हमें क्या, कैश ट्रांजेक्शन पे जो हमें डिस्काउंट मिलता है उसे क्या बोलते हैं, कैश ट्रांजेक्शन पे जो हमें डिस्काउंट मिलता है वो हमें क्या मिलता है, उसे हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। तो ऑब्वियसली बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अगर हमें कैश डिस्काउंट मिल गया तो उसे क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट बोल जाता है। ठीक है, हम कैश देंगे हमें कुछ छूट मिल गई तो कैश डिस्काउंट बोलते हैं उसे। द सेल्स अकाउंट ऑलवेज शोज डैश बैलेंस। हमारा जो सेल्स अकाउंट है बेटा, सेल्स अकाउंट जो होता है उसमें हमेशा जो आखिरी का बैलेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। कौन सा बैलेंस बोलते हैं बेटा, क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। सेल्स अकाउंट में हमारा कौन सा बैलेंस दिखाई देगा, क्रेडिट बैलेंस। और जस्ट इसका अपोजिट होगा, परचेज अकाउंट में हमें कौन सा बैलेंस दिखाई देगा, डेबिट बैलेंस। ओके, अब इस चीज को समझ लीजिए क्यों, क्योंकि आपकी जो परचेज होती है वो डेबिट साइड पे आती है और आपकी सेल जो होती है वो क्रेडिट साइड पे आती है। अगर हम दोनों को बैलेंस करें, ये आपका अमाउंट आया तो ये जो बैलेंस अमाउंट होता है ना वो इधर लिखा जाता है और नेक्स्ट अकाउंट में वो इधर ट्रांसफर होता है। तो इसलिए सेल्स सेल्स का ये जो अमाउंट इधर बैलेंस होगा, मान लीजिए 50 रुपए है और ये 40 रुपए, तो 10 रुपए आपका सेल्स का बैलेंस आया ना, नेक्स्ट अकाउंट में ही इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये क्रेडिट का बैलेंस हो जाता है। और यही चीज परचेज की होती है हमारी। तो परचेज का अगर मान लेते हैं केस ऑफ परचेज का, परचेज है, परचेज का मान लेते हैं 50 रुपए है, सेल्स इधर पे 40 है, यानी परचेज का हमारा यहाँ पे हमें 10 रुपए लिखना पड़ता, तो ये अगले अकाउंट में यहाँ ट्रांसफर होता है तो इसलिए उसे डेबिट बैलेंस बोलते हैं। ओके, द परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल अलॉन्ग विद गुड्स परचेज इज रिकॉर्डेड इन। अब देखते हैं इस क्वेश्चन पूछा गया था, परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल अलॉन्ग विद गुड्स परचेज इज रिकॉर्ड इन परचेज बुक। सीधा सा है, परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल अलॉन्ग विद गुड परचेज इज रिकॉर्डेड। जो आप पैकेज जो आपका सामान होता है उसको पैक करना, पैकेजिंग जो होती है, पैकेजिंग आप इसको समझिए, पैकेजिंग मटेरियल होता है और जो आपका सामान होता है वो पूरा ट्रांजेक्शन कहाँ लिखा जाता है, वो परचेज बुक में लिखा जाता है। आप इस चीज का रखिए, परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल मतलब कोई भी आप इसका बिजनेस कर रहे हैं। अब जैसे कि वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया इससे पहले, फर्नीचर वाला केस ही आ गया है। बोला गया हमने पैकिंग मटेरियल खरीदा, आप डब्बा, आप अपना बिजनेस करते हैं, आप डब्बा सामान बेचते हैं, डब्बे को पैक करते हैं भाई साहब, पैक करके सामान बेचेंगे ना। तो ये जो सामान पैक करने का सामान अगर आप परचेज कर रहे हो उसको, और जो गुड है उसको पूरा जो परचेज कर रहे हो कहाँ लिखा जाएगा, वो आपका परचेज बुक में लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि आप इसका बिजनेस ही कर रहे हो, आप इसका एक बिजनेस ही है, इसलिए परचेज बुक में लिखा गया है। ठीक है, तो जिस आदमी का जो बिजनेस है, जो बिजनेस है, अगर आप वही सामान खरीदते हो तो वो हमेशा आपका कितना आएगा, परचेज बुक में आएगा। ठीक है, आप ट्रक का बिजनेस करते हो और आपने ट्रक खरीदा तो आप उसके ट्रक खरीदने पे आप क्या परचेज बुक में अकाउंट डालोगे, उस सामान, वो एसेट नहीं होगी, वो फिर आपके लिए परचेज होगी क्योंकि आप बिजनेस उस चीज का कर रहे हो, उसका लेन देन आपका ज्यादा है। तो ये चीज समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सच ट्रांजेक्शन फॉर विच नो सेपरेट सब्सिडरी बुक आर मेंटेन आर रिकॉर्डेड इन। ऐसे ट्रांजेक्शन बोले गए हैं, सच ट्रांजेक्शन फॉर विच नो सेपरेट सब्सिडरी बुक आर मेंटेन, मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जिनके लिए अलग कोई सब्सिडरी बुक नहीं बनती, उन ट्रांजेक्शन को क्या कहते हैं। ठीक है, उन ट्रांजेक्शन मतलब उस ट्रांजेक्शन जर्नल बुक कहते हैं उन सॉरी, ये क्वेश्चन है कि ऐसे ट्रांजेक्शन जो अलग सब्सिडरी बुक में नहीं मेंशन्ड होते हैं, सॉरी मेंशन्ड नहीं होते, तो उनको कहाँ मेंशन किया जाता है, कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, वो जर्नल बुक में रिकॉर्ड होते हैं। ऑब्वियसली आपको पता है आपके डिफरेंट टाइप के अकाउंट होते हैं, मान लेते हैं नॉमिनल बताया मैंने, रियल बताया और आपको पर्सनल बताया, कोई ट्रांजेक्शन इस पे नहीं आ रहा, इस पे नहीं आ रहा, इस पे नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या करेंगे, बस उसको जर्नल बुक में लिखे रहने देते हैं, जर्नल बुक में लिखे रहने देते हैं और आपको आगे आने वाले चैप्टर्स पे पता चलेगा बहुत सारे सब्सिडरी अकाउंट बनते हैं। सब्सिडरी अकाउंट क्या होते हैं, सेल्स अकाउंट बनाया तो उसके सेल्स के सारे ट्रांजेक्शन जहाँ लिखे जाएंगे, सेल्स अकाउंट बना दिया। अब उसमें जितने भी किसी भी नाम की सेल होगी, किसी भी आदमी से सेल होगी, वहीं लिख दी जाएगी। ऐसे ही परचेज अकाउंट, ऐसे ही
वो कहते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट बना देंगे, वैसे ही सेल्स रिटर्न बना देंगे, कैपिटल अकाउंट बना देंगे, कैश अकाउंट बना देंगे, क्रेडिट अकाउंट बना देंगे। ऐसे एन नंबर ऑफ अकाउंट बनाते आते हैं जहां पे हमें और आसानी हो जाए सामान अपने ट्रांजैक्शन को ढूंढने के लिए। तो उनको बुलाता है सब्सिडरी बुक, और ये सारे सब्सिडरी बुक के अंदर कोई अकाउंट नहीं आता है तो हम उसे बस जर्नल एंट्री पे लिखे रहने देते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। एंड बहुत ही मुश्किल ऐसे एक ही दो एंट्रीज ऐसी होती जो किसी भी सब्सिडरी बुक में नहीं आती, तो उन्हें जर्नल एंट्री में लिखे रहने देते हैं। सब डिविजन ऑफ जर्नल इज कॉल्ड सब्सिडरी बुक। सेम क्वेश्चन अभी होता है, जर्नल को डिवाइड करने के लिए और हम कहाँ पे लिखते हैं, सब्सिडरी बुक बना दी जाती है, सब्सिडरी बुक बना दी जाती है। ठीक है, मतलब जो ट्रांजेक्शन में जर्नल एंट्री पे लिखे उनको और कहाँ डालना है, कहीं डिवाइड करना है और क्लासिफाई करना है और आसानी करना है, तो हम सब्सिडरी बुक में डाल देते हैं। ठीक है, तो सब डिवीजन है ये सब्सिडरी बुक जर्नल एंट्री का। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट नोट इज सेंट टू। वेरी गुड, सेम क्वेश्चन है, क्रेडिट नोट किसको भेजते हैं, ऑब्वियसली परचेजर को। ठीक है, परचेजर ने, वापस से केस समझाता हूँ, ये है आपका सेलर, ये आपका परचेजर यानी कस्टमर। इसको सामान चाहिए था आपसे, तो इसने भाई साहब क्या लिखा, इसने नोट लिखा, और उस नोट को क्या बोलते हैं, इसने डेबिट नोट लिखा। बोला कि भाई साहब प्लीज मुझे ये सामान दे दो। ठीक है, ये सामान मुझे दे दो, इसने नोट लिख के इसे दे दिया, तो जिसको सामान चाहिए होता है वही लिखता है ना। अभी इसके लिए ये नोट क्या होगा, इसके लिए क्रेडिट नोट हो गए, उधारी का सामान था ना, सॉरी ये डेबिट नोट नहीं, इस पे क्रेडिट नोट लिखेगा ये। ठीक है, तो इसने नोट लिखा, इसको दिया, अब ये क्या क्रेडिट नोट बोलेगा, भाई साहब समय आ गया, आप मुझे सामान तो दीजिए, पैसा वापस करिए, तो इस नोट को क्या क्रेडिट नोट बोलते हैं। तो क्रेडिट नोट किसको दिया जाता है, परचेजर को दिया जाता है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हो, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपका कोई भी फायदा हुआ, या फिर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसको इस वीडियो की जरूरत है, तो प्लीज उससे बोलिए हमारे चैनल पर आके जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार दें, लाइक करें। ठीक है, हमें अपने चैनल पे क्लास 11 क्लास 12 के अकाउंट की, इकोनॉमिक्स की और बिजनेस की सारी वीडियोस डालते रहते हैं, और इस चैनल पे हम पूरा कोर्स आपका कवर करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। आज के लिए बस इतना।